जुमला बोल के हंस के हम बाहर निकल जाते हैं, तो ये कौन सी नैतिकता है? ये कौन सा राम नाम लेने की बात है? ये कौन सा राम राज्य है? और ये कौन से हम धार्मिक और नैतिक देश में जी रहे हैं कि जिसमें झूठ बोलना, जिसमें पाखंड करना, जिसमें फ्रॉड करना, जिसमें धोखा देना, ये राम राज्य के लक्षण हो गए? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज दीपावली भी है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये दीपों का जो त्योहार है, हमें उम्मीद है कि आप सभी की जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। आज हम मुलाकात कर रहे हैं अविनाश काकड़े जी से, नागपुर से। और आपको मैं आगे बढ़ने से पहले कहूं कि अविनाश काकड़े जी बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और आजकल एक सीरीज कर रहे हैं हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बारे में अपने चैनल पर। आप उनका चैनल जाकर के देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इसके जरिए। बिल्कुल नए तरीके से रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रख रहे हैं। आगे अब मैं चलता हूं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज जो इश्यूज हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे, वो एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में जाकर के एक बहुत ही अहम तकरीर की है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले उन्होंने 75,000 नौकरियों की बात की है। अब लाखों में नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हजारों पे आ गए हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, इस पे हम बात करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो केंद्र सरकार की होती है, उसने एक डायरेक्टिव जारी किया है सभी स्टेट सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को और यूनियन टेरिटरीज की सरकारों को कि जो भी आपको जनता में बात कहनी है, जो कुछ आपको प्रचार प्रसार चाहिए, वो हमारे रास्ते से कीजिए। यानी आप सीधे अपनी बात जनता तक ना पहुंचाएं। ये भी एक बिल्कुल नए किस्म की बात है। और जिस बात को मैं अक्सर महसूस करता हूं, कहता हूं, वो ये कि हम शायद डेमोक्रेसी से तानाशाही की तरफ ट्रांजिशन के दौर में हम गुजर रहे हैं। इसमें तब्दीलियां देख रहे हैं। हर दिन अखबारों में कुछ ना कुछ आपको एक दो खबर ऐसी मिल जाती हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि मोदी जी की जो ताजा बातचीत है, अयोध्या की तकरीर हो या 75,000 नौकरियों की बात हो, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, आप सभी को दीपावली पर्व की बधाई। पूरे देश को, पूरे दुनिया में जहां जहां दीप पर्व मनाया जाता है उनको बधाई। आज का दिन भगवान राम का अयोध्या में लौटना था, उसके उत्सव में हम दीप जलाते हैं। हालांकि मोदी साहब ने राज्याभिषेक का बोल के अपनी दिखा दी कि कितनी जानकारी वो रखते हैं और कितना सच बोलते हैं, वो दिखा दिया। मगर आज राज्याभिषेक नहीं था, आज उनका नगर प्रवेश था। वनवास से लौटने के बाद नगर प्रवेश था। कृष्ण का नरकासुर वध का भी आज का दिन उत्सव मनाया जाता है। महावीर स्वामी का परिनिर्वाण दिवस आज मनाया जाता है। गौतम बुद्ध के स्वागत में भी लाखों दीपक जलाए गए थे, उसका भी पर्व आज मनाया जाता है। सम्राट विक्रमादित्य का भी राज्याभिषेक आज के दिन हुआ था। और विशेष तौर से छठे गोविंद जो धर्मगुरु थे सरदारों के, हरगोविंद साहिब, उनको आज ग्वालियर के किले से छुड़ाया गया था और जहांगीर की कैद से वो मुक्त हुए थे, उसका भी प्रकाश वर्ष वो मनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे धर्मों का, बहुत सारे विचारों का आज इसका प्रकाश वर्ष है। उन सबकी आपको सबको और सब लोगों को बधाई। दरअसल आज मोदी जी ने जो कल भाषण दिया, वो उन्होंने कह दिया, उनके ट्विटर पे भी डाल दिया कि राज्याभिषेक था। मुझे नहीं पता ये कहां से खोजते हैं। उनकी स्क्रिप्ट राइटर जो है वो उनको सच क्यों नहीं बताते? इतने बड़े आदमी के मुंह से झूठ बुलवाना उनको कैसा लगता है, मुझे पता नहीं। उन्होंने वहां 15,76,000 दीप जला के विश्व रिकॉर्ड कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। हर जगह दिए ही जला रहे हैं हम। हमारे प्रशासन में भी दिए जल रहे हैं, शासन में भी दिए जल रहे हैं। और हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले थे। अब हम 18 महीने में 10 लाख नौकरी देंगे और उसमें से 75,000 नौकरियां अभी हमने दी है, और धनतेरस के दिन। और
इतना बड़ा पर्व मनाया कि भाई कितना विश्व विक्रम हो गया। विश्व विक्रम तो 15,76,000 दीप जलाने का किया है, नौकरियों का तो कोई विश्व विक्रम नहीं है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने 1,20,00,000 नौकरियां दी थी। करोड़ों में नौकरियां उस वक्त दी जा रही थी, जिनको ये गाली देते रहते। और ये 6 महीने उन्होंने सारे अपॉइंटमेंट लेटर रोक कर 12 मंत्री एक मंच पर आकर एक इवेंट मैनेज करते हैं, और वो उस इवेंट में 75,000 तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्तियां देते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश में हरकत नहीं हो सकती है। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये कौन सी हरकत है, ये कौन सा देश है, और ये कैसा हमारा विकास है, ये समझने की जरूरत है। खैर, आपको एक बात और बता देता हूं कि प्रयागराज में ही 4 दिवसीय बैठक हुई मोहन भागवत जी की, और उस बैठक में उन्होंने बताया कि 100 साल का रोड मैप हमारे पास तैयार है। और वो 100 साल के रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, तो एक हमारे यहाँ जो मैगजीन चलता है कारवान करके, वो कारवान मैगजीन बोलता है कि 46 मिलियन मतलब 4,60,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। जब से निर्मला सीतारमण ये बनी है फाइनेंस मिनिस्टर, जब से 4,60,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, और वो अति गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। तो ये कैसा विकास है, और कैसा इन्होंने बोला है कि कौन सा रोड मैप बनाया, तो रोड मैप वही बनाया है जो गोलवलकर गुरुजी का रोड मैप था कि 95% जनता जब तक हैंड टू माउथ नहीं होगी, इस देश में कट्टर धार्मिकवाद नहीं आएगा और कट्टर धार्मिक लोग शासन नहीं कर सकेंगे। वही इनको आगे बढ़ाने का है, और वही बात इन्होंने की है। देखो, आप एक बात बता देता हूं मुझे कि हमारे यहाँ देश में, इंग्लैंड में जो राज कर रहे थे हमारे यहाँ, उनके यहाँ लीज ट्रस करके एक महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और उन्होंने महज इसलिए रिजाइन दे दिया कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था जनता के साथ में वो पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने सॉरी बोलकर रिजाइन दे दिया। हमारे यहाँ तो 8 साल हो गए, एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं होता, एक भी कमिटमेंट पे हम खरे नहीं उतरते, जुमला बोल के हंस के हम बाहर निकल जाते हैं। तो ये कौन सी नैतिकता है, ये कौन सा राम नाम लेने की बात है, ये कौन सा राम राज्य है, और ये कौन से हम धार्मिक और नैतिक देश में जी रहे हैं कि जिसमें झूठ बोलना, जिसमें पाखंड करना, जिसमें फ्रॉड करना, जिसमें धोखा देना, ये राम राज्य के लक्षण हो गए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बोरिस जॉनसन ने वहां पीछे हट गए। अभी जो नया चुनाव होने वाला है वहां बोरिस जॉनसन पीछे हट गए, और ऋषि सुनक के फिर से आसार बढ़ गए। ये फिर से कूदने फांदने लग गए कि अब लंदन पे भी हमारा कब्जा हो जाएगा। भैया, सोनिया गांधी इटली की थी, ऋषि सुनक भारतीय है ना, मगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसको जब नहीं बनाया, तो जिस तरीके से हम छाती पीट कर दाड़ रहे थे कि उन्होंने रेसिज्म किया, वो ऋषि सुनक, इनके प्यारे ऋषि सुनक अब फिर से ही लंदन के प्रधानमंत्री के दौड़ में आगे चल रहे हैं। और ये इनकी हरकतें मुझे समझ में नहीं आती सर। ये प्रधानमंत्री जी वहां गुजरात में जाते हैं, वहां एक स्कूल का उद्घाटन करते हैं, और दूसरे दिन वो स्कूल का पेंडॉल खुलते हुए दिखाई देता है। क्या हो रहा है? ऐसे कैसे स्कूल बना है, मतलब क्या किया? और लोगों की आंखें अभी भी नहीं खुल रही है। गुजरात में चुनाव है इसलिए चालान, वहां के ट्रैफिक पुलिस वाले चालान नहीं फाड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये रेवड़ी नहीं है। आपको बिजली देना, आपको पानी देना, आपको नौकरी देना, आपको भत्ते देना, किसानों को थोड़ी सी सब्सिडी दे देना, ये रेवड़ियां थी। मगर ये ट्रैफिक का चालान रद्द कर देना, जब तक इलेक्शन पीरियड है तब तक ट्रैफिक का चालान नहीं होगा। अब हेलमेट पहनो तब भी नहीं होगा, बेल्ट नहीं लगाए तब भी नहीं होगा, कुछ भी आप ट्रैफिक वायलेशन करो रूल, उसका आपको चालान नहीं होगा। तो ये ऐसा राज है, इसको रामराज बोलते। दिवाली के दिन मैं पूछना चाहता हूं, ये शुभ दिवस है हमारे लिए, और अमावस्या का दिवस है, जो इनके लिए अमावस्या निषिद्ध होगी, मगर हिंदुओं के ज्यादातर त्योहार अमावस्या के दिन आते हैं। तो ये हम मूल संस्कृति के जो लोग हैं, हिंदू संस्कृति को, अमावस्या को हम निषिद्ध नहीं मानते, हम अमावस्या को पर्व मानते, पावन पर्व मानते हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अमावस्या के दिन सारे किलों पर फतेह हासिल की थी। लोग कहते थे कि अशुभ दिवस है, और छत्रपति ने सारे किलों पर फतेह जो किया था वो अंधेरी रात में, अमावस्या की रात में किया था। तो हमारी संस्कृति ये है
इनकी कौन सी संस्कृति और कौन सा राज है, इसके बारे में दोबारा इस देश को सोचने की जरूरत है। अच्छा अच्छा, एक मैं ये देख रहा था, कुछ फोटो नजर आए उसके, जब ये 75,000 नौकरियों की बात की गई तो कुछ जिनको नौकरी मिल रही थी तो वो मोदी जी से नहीं, मोदी जी के कटआउट के सामने फोटो खिंचवा रहे थे, जैसे कि मोदी जी उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हों। ये ऐसा क्या हो गया कि एक इवेंट भी करते हैं, अब वो कटआउट के जरिए उनके फोटो होंगे, वो जिंदा लोगों के सामने आकर के वो नहीं देंगे, जिन 75,000 जवानों को कुछ कुछ को जाहिर है सिंबॉलिक, उसके लिए भी कटआउट का इस्तेमाल हो रहा है। ये कटआउट का इस्तेमाल आम तौर पर वही तानाशाही को दिखाता है कि नेताजी खुद अवेलेबल नहीं है, चलिए उनके कटआउट से आप साथ में फोटो खिंचवा लीजिए, बस वही समझ लीजिए कि मोदी जी ने दे दिया। इस हद तक क्या हो गया, क्या है ये? देखो, आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी ये तानाशाह होते, जनता से दूर यानी चले जाते हैं और एक रेजोल्यूशन निकाल देते हैं कि मोदी जी के विरोध में कुछ भी बोलो, मोदी जी के साथ में कटआउट के साथ में फोटो निकालोगे तो पोस्टिंग अच्छी हो जाएगी। ये प्रचार है। जैसा आपने वो सर्टिफिकेट देखा होगा कोरोना के, मोदी जी का फोटो लगा के, क्योंकि आपका कोरोना का टीका जब भी कंफर्म माना जाएगा जब मोदी जी का फोटो आपके इसमें होगा। उसी तरीके से आपका अगर फोटो सेल्फी आपके सोशल मीडिया पर मोदी जी का साथ तो आ नहीं सकते 75,000 लोग, तो कटआउट के साथ में भी अगर आ जाए तो आपको कंफर्म माना जाएगा कि हाँ, आप भक्त बन चुके हो। और भक्तों के तरीके से ये सब जो आ रहा है, वो बीजेपी जो काम करती है जमीन पर, जो जिस तरीके से हेट तैयार करती है, धार्मिक विद्वेष तैयार करती है, और दूसरी जगह वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर भी काम करती है। उस शिक्षा दीक्षा में चाहे विरोधी शिक्षा हो, मगर शिक्षा दीक्षा करती है, उनका अवेलेबल रहता है नेता। किसी दूसरे अन्य पार्टियों का नेता ही अवेलेबल नहीं, नेता के घर का कुत्ता भी अवेलेबल नहीं रहता। ये जो है दूरियां जो विपक्ष की बढ़ रही है जनता से, वो दूरियों के कारण ये सब इनके प्रति इस तरीके से अपेक्षण बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के एम जोसेफ और ऋषिकेश राय के सामने एक केस पेश हुआ है परवेश वर्मा के हेड स्पीच का। और वो कोर्ट क्या बोल रहे हैं, ये केस डाला था शाहीन अब्दुल्ला जी ने, रिट पिटीशन डाला। कोर्ट ये बोल रहा है कि हर जगह हमें दखल देना पड़ रहा है, ये कैसा शासन चल रहा है, किस तरीके से शासन चल रहा है। कपिल सिब्बल जी बोलते हैं कि उन्होंने विशेष तौर से इनका नाम लिया परवेश वर्मा का, और उन्होंने जिस तरीके से बोला कि ये क्या चल रहा है देश में, ये इस तरीके से अगर देश चल रहा होगा तो फिर ये देश कैसा रहेगा इकट्ठा। और उस पे जज अगर वो बोला कि हमने ईश्वर को भी इतना छोटा कर दिया कि उसके नाम पर अब विवाद हो रहे। ईश्वर पे नाम पे विवाद नहीं होने चाहिए। ईश्वर के नाम पे तो हम शांति का यानी फीलिंग करते हैं, हमें लगता है कि ईश्वर का नाम लेने से हमें शांति महसूस होगी, ईश्वर का नाम मिलने से हमें समाधान होगा, हमारी समस्याएं छूट जाएगी। और ये अभी ईश्वर का नाम लेने से विवाद पैदा हो रहे, चाहे किसी के भी ईश्वर का नाम, ये विवाद का विषय जब हो गया तो इतना छोटा हो गया ईश्वर कि अब उससे मांगे या लड़ाई से बचने के लिए उससे दूर भागे, इस कंडीशन में समाज आने लग गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश राय नाम के जज बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये जो जिस तरीके से हमारा देश चलाया जा रहा है या चल रहा है, इसमें ये कटआउट के साथ में फोटो निकालना ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि उनको इनसिक्योर फील कराया गया है कि अगर फोटो मोदी के साथ में नहीं होगा, सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ही 6 महीने उनको अपॉइंटमेंट लेटर रोके गए थे, क्योंकि एक साथ 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया। अगर पूछा इनको कि आप बताइए कि इनके एग्जाम कब हुई, इनके पर्सनल इंटरव्यू कब हुए, और इनको अचानक ये 75,000 लोगों को कैसा दिया गया, तो सारी पोल खुल जाएंगी कि ये साल भरे के अपॉइंटमेंट लेटर इकट्ठा करके 12 मंत्रियों के इवेंट मैनेज किया गया। क्योंकि धनतेरस का हर त्योहार का हर इसका उपयोग हम वोटिंग के लिए करते हैं। अभी मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे गए थे ऋषिकेश, बद्रीनाथ, बोले उसके द्वारा इफेक्ट होगा हिमाचल के इलेक्शन पे, चुनाव के इलेक्शन पर। तो एक जो एंकर ने बोला था कि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, राष्ट्रवाद समझाते हैं, मगर इनका हिंदुत्व और इनका राष्ट्र मात्र सत्ता भर है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा
कि बद्रीनाथ ऋषिकेश भी सत्ता का माध्यम हो गया है, दीपोत्सव भी सत्ता का माध्यम हो गया है, अयोध्या भी सत्ता का माध्यम पहले से था, अभी ज्यादा तीव्रता से हो गया है। तो हमारे हर काम सत्ता के लिए समर्पित है, यही मैसेज बीजेपी दे रही है। चाहे वो नौकरियों का हो, चाहे वो कटआउट का हो, चाहे वो दीप जलाने का हो, हर काम सत्ता के लिए समर्पित है। अच्छा, दीपावली खुद, हालांकि आपने बताया कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग आस्थाओं में अलग अलग रीजंस हैं इस पर दीप जलाने के, लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो दीपावली की अहमियत है वो काफी अहम है। और वो क्यों मनाया जाता है मैं समझता हूं बच्चे बच्चे को मालूम है। ये जो राज्याभिषेक बात कही, क्या इनको एक तरह से दिन रात ये आदत हो गई है कि कहीं ना कहीं हुकूमत बनानी है, दूसरे की गिरानी है, अपनी बनानी है, हर वक्त वो राज्याभिषेक ही याद रहता है? क्या उसकी वजह तो नहीं हो सकती? साइकोलॉजिकल क्या कुछ वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? एक तो इनका स्क्रिप्ट राइटर गलत होगा, या फिर वो राम की औकात दिखा रहे, राम की हैसियत दिखा रहे कि मैं बोला था राज्याभिषेक हो गया तो राम को मानना पड़ेगा, राज्याभिषेक हो गया था। नगर प्रवेश नहीं बोल सकते राम जी, और राम जी के भक्त भी नहीं बोल सकते, क्योंकि राम जी से ज्यादा मोदी के और योगी के भक्त हो गए ना। वो ज्यादा तीव्रता से भक्ति करते हैं, पोलराइज हो गए पूरे। देखो, हमारे पिताजी ने हमको जो राम समझाया था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा जो अयोध्या का विवाद और ये सब, उस राम का विवाद था। एक राम घटघट में बैठा, मतलब हमारे जो इसमें चेतना शक्ति है, आपके इसमें जो रूह है या मेरे इसमें जो रूह है, उसको हिंदू लोग, यहाँ के जो कॉमन हिंदू है, किसान हिंदू है, वो बोलते हैं कि इसमें अब राम है, राम बसा है इसमें, क्योंकि वो चेतना को हम राम बोलते थे। और एक राम सबसे न्यारा, ये सारे इससे न्यारा नाम है। तो ये राम की 4 रूपों में पूजा करने वाले हम लोग, ये अब राम को मठ में ही देखते हैं, राम को मंदिर में ही देखते हैं, मंदिर के बाहर राम देखने को तैयार नहीं है। हमको सर्वव्यापी राम बताया गया था, तो ये सर्वव्यापी राम इनको नहीं बोलना है ना। अच्छा, अयोध्या में सब कुछ हुआ, लेकिन जो राम मंदिर बनने वाली बात थी उसके बारे में अब कोई जिक्र नहीं हो रहा। जहां बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनने की बात थी, वो कहां अटकी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। 24 का चुनाव आने दो, उसके पहले तैयार हो जाएगा, उसका एक बड़ा इवेंट हो जाएगा। अच्छा, ये इलेक्शन के इंतजार कर रहे हैं भगवान राम जी वहां स्थापित होने के लिए। वो इलेक्शन की तैयारी के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाए। जी 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 जी। अच्छा, अब ये उस पर हम जाते हैं दूसरे इशू पर, जिसमें बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसने सारे मंत्रालयों को, केंद्रीय मंत्रालयों को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, सबको एक फरमान जारी कर दिया है कि आपको जो भी कुछ ब्रॉडकास्ट करना है वो प्रसार भारती के जरिए आके कीजिए। यानी इनके कंसेंट के बगैर कुछ भी बात आपको पब्लिक में नहीं कहनी है। आपको इसमें क्या लगता है, कौन सी स्टेज में है हम? देखो, ये केंद्रीकृत करना चाहते, सारी की सत्ता अपने एक आदमी के, 2 आदमी के हाथ में, और 2 आदमी के लाभ के लिए सारी सत्ता, सारी डेमोक्रेसी, सारा लोकतंत्र इन्होंने उसको उस तरीके से चलाना शुरू कर दिया है। उसका एक कदम है वो, जिस तरीके से वो चाहते हैं, क्योंकि वो तय करेंगे, जैसे इमरजेंसी में तय होता था कौन सी न्यूज छपे नहीं छपे, तो ये अघोषित इमरजेंसी और उस इमरजेंसी से ज्यादा खराब है, क्योंकि उस वक्त तो पता था ना कि विरोध किसका करना है, इस वक्त तो पता ही नहीं है विरोध किसका करना है। ये नहीं चाहते कि कोई भी अपना प्रचार प्रसार करते रहे। आपने देखा होगा कि सारे समाज का पैसा इन्होंने सोख लिया। आपने गरीबी रेखा की अभी बात हमने देख लिया कि 46 मिलियन लोग इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे खींच लिए, वो गरीबी रेखा के अति गरीबी रेखा में चले गए। तो ये जो काम है ये करते ही रहते हैं, और इनको ये केंद्रीकृत करना है सारा। वो बोले तो खाएंगे लोग, वो बोलेंगे तो रहेंगे लोग, वो बोलेंगे तो बोलेंगे लोग, वो जैसा बोलेंगे वैसी वर्शिप करेंगे लोग। तो ये इनको अगर नियंत्रित करना है तो सबसे पहले आपको गुलाम बनाना पड़ेगा, और व्यक्ति अगर गुलाम बनता है तो आर्थिकता से गुलाम बनता है, और आर्थिकता से भी गुलाम बनाने के पहले इंफॉर्मेशन, ये जो हमारा राइट होता है, सबसे पहले अगर कोई करता होगा नियंत्रित, चाहे हिटलर ने किया होगा, चाहे वो रशिया में किया होगा, चाहे चाइना में किया होगा। आपने देखा अभी चाइना में आ गई खबर बाहर कि वो राष्ट्रपति, जो पुराने पंतप्रधान और वहां के डिप्टी पीएम जो थे, उनके कॉलर पकड़ के उठा के बाहर कर दिया, उनको उनके पैलेट ब्यूरो से बाहर कर दिया।
276 लोगों का जो पैलेट ब्यूरो है वहां से बाहर कर दिया, वो कुछ करने के लायक नहीं है। यही होगा। मैं तो भाजपा वालों से बोलता हूं कि तुम्हारी कॉलर पकड़ के कब तुम्हें बाहर किया जाएगा भाजपा से और सांसद से और मंत्रिमंडल से। राजनाथ सिंह जी को ये समझना चाहिए, ये गडकरी जी को भी समझना चाहिए कि इनकी कॉलर पकड़ के, गडकरी जी का कॉलर पकड़ के कैसे बाहर कर दिया। भाई इसी तरीके से सबका होने वाला है हाल, क्योंकि जब एकाधिकार शाही आती है, हुकुमशाही आती है, तो इसका ये प्रतिफल ऐसा ही होता है। तो ये खुद बीजेपी वाले भी ये खुश ना हो कि सरकार उनकी पार्टी की है, तो वो खुद भी एज एन इंडिविजुअल नेता जो है वो बने रहेंगे। जिस तरह से अब से पहले देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन नई दिल्ली के जिस इलाके में हमारा ऑफिस है उसके बहुत ही नजदीक एक केंद्रीय मंत्री का एक्सीडेंट हुआ था, और मैं तकरीबन इस इलाके में 50 साल से मेरा रहना भी, जाना आना भी है। उस चौराहे पर इस 50 साल में मैंने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं सुना। उस पर लोगों का शक है कि वो एक्सीडेंट कराया गया था। तो ये कुछ भी हो सकता है, और भी कई मंत्रियों के बारे में उसकी बेटी भी बीजेपी में है, उसको अभी सैक कर दिया है, उसको कुछ नहीं बनाया, उसको हरवाया गया है। गोपीनाथ मुंडे नाम ले रहे हैं आप। जी, और उनकी जांच नहीं हो, उनका समाज बोलता है कि जांच होनी चाहिए उनकी हत्या की, मगर उनकी बेटी बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ। तो दहशत में इतने लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा जस्टिस लोढ़ा का हुआ, उसकी बीवी और बेटे बोलते जो कुछ हो गया वो ठीक हो गया, बाकी सब दुनिया बोल रही है। वो अकेली बिल्किस बानो लड़ रही है, वो बोल रही है कि मुझे डर लग रहा है। और ये बाकी के जो छूट के आए, जिनका फूलों से स्वागत किया गया, बलात्कारियों का स्वागत किया गया, अब अपराधियों का स्वागत जहां होते रहेगा तो वहां जो लोग रहेंगे, वहां के जो सामान्य लोग रहेंगे, वो तो डर में जिएंगे ना। तो ये डर में जी रहे। अच्छा, अभी हिमाचल के और गुजरात के इलेक्शन होने वाले। गुजरात इलेक्शन पर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये पक्का है कि मिड दिसंबर से पहले वहां नतीजे भी आने हैं। आखिर ये क्या कुछ हो रहा है? अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अचानक होगा तो जल्दी से इलेक्शन भी हो जाएंगे। कैंपेन का टाइम कम से कम मिले। आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन चल रहा था बहुत जोरदार, वो भी जरा कमजोर लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में कुछ खींचातानी शुरू हो गई। आपको इस सब में क्या लग रहा है कि ये किस तरह से जीतने की तैयारी है दोनों स्टेट्स को? साम दाम दंड भेद, ये सारे के सारे विधियों का उपयोग करके हमको स्टेट रखना है, क्योंकि गुजरात हार गए तो मोदी जी की नाक कट जाएगी, अमित शाह जी की नाक कट जाएगी, सारी ब्यूरोक्रेसी की नाक कट जाएगी, क्योंकि प्रमुख ब्यूरोक्रेट इलेक्शन कमिश्नर ये सारे तो गुजरात से आते हैं, और वहीं हार जाए। भाई ऐसा कैसे होगा? गुजरात में मोदी हार जाए मतलब भगवान के आसन डोलने लग जाएंगे, इंद्रासन डोलने लग जाएगा। तो इंद्रासन तो डोलने नहीं देंगे ना। इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं, जितनी विधि होगी, जितनी विधा होगी, वो सारे विधा का उपयोग गुजरात के लिए किया जाएगा। ये तो सवाल इलेक्शन चुनाव आयोग से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि आपके पास में 6 महीने के अंदर जितने भी चुनाव होने वाले होते हैं उसका एक साथ अनाउंसमेंट किया जाता है। गुजरात क्यों अछूता रह गया? ऐसा स्पेशल स्टेटस गुजरात को क्यों दिया गया? क्योंकि मोदी की सभाएं होना अभी बाकी है, मोदी जी की कुछ फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट घोषणाएं होना अभी बाकी है, जो कुछ करने वाले नहीं है। हो सकता है कि वहां इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाए तो ड्रग जो बैठा होगा मुंद्रा पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग रखा होगा, जो विस्फोटक रखे होंगे, जो वेपन्स रखे होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ होगा, इसके लिए उनको आगे बढ़ाया होगा। मुझे नहीं पता सर, मैंने जो सुना है गुजरात से वो यही सुना है कि ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा, मोदी की पूरा अनाउंसमेंट नहीं होगा, मोदी जी की सारी मीटिंगें नहीं हो जाएगी। जैसे हिमाचल में सारे जिलों में मोदी जी की मीटिंग हो गई तो इलेक्शन अनाउंस हो गया। अब गुजरात का बाकी है, क्योंकि चुनाव कमीशन भी मोदी जी चला रहे, क्योंकि एजी भी मोदी जी चला रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है कि हमारे ऊपर इतना इस तरीके से प्रेशर आ रहा है। अब कोई एक आध जज आके कुछ बोल देता है, बाकी देख लो कितने प्रेशर में। आपने देखा ना 75,000 अपॉइंटमेंट वाले, उनकी मजबूरी है कि मोदी के कटआउट के साथ में फोटो लगाए। तो ये देश को इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है।
तो ये बहरहाल वही जो गुजरात से एक खबर वो भी आई थी कि इलेक्शन कमीशन और तकरीबन 1000 कंपनियां जो है उन्होंने आपस में एक तरह से एग्रीमेंट किया है, या इलेक्शन कमीशन ने उन पर बाध्य किया है, बाउंड किया है कि आपके जो काम करने वाले हैं उनको सबको वोटिंग में हिस्सा लेना है, और जो वोटिंग ना दे, वोट ना डाले, उसको शर्मिंदा करना है, उसके नाम पब्लिक करने हैं वगैरह वगैरह। तो ये अलग अलग, ये भी बताया होगा ना कि कमल को वोट डालना है, ये भी तो बताया होगा कंपनियों को। ये मीडिया में बताने वाली बात नहीं है, आपने बता दी। देखिए ये बात अच्छी नहीं है, ये मीडिया में बताने, लेकिन हम बहरहाल सोशल मीडिया पर तो ये बात कर सकते हैं, और ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ताकि लोगों को अब ये धमकी दी जाए कि आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, आपको एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट करना है। ये जाहिर है उसी के लिए वो ये तो नहीं कहेंगे कि आप किसी भी पार्टी को वोट जरूर करो, वो तो ये कह करके भेजेंगे कि साहब नौकरी आपको रखनी है तो आपको एक ही पार्टी। देख लेना ये 75,000 जो नौकरियां लगी ना, जिसने कटआउट के साथ में फोटो नहीं डाला होगा सोशल मीडिया का, उसकी ज्वाइनिंग में कितनी तकलीफ आती है आप देख लेना। जी, ये देखिए कितना अजीब सा जमाना है कि वो फोटो बहुत अच्छा लगता है, मोदी जी को अपना फोटो हर जगह बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस वक्त पर वो याद आ रहा है इराक में जो 5-10 लोग कैमरामैन इनके पीछे लगा देना चाहिए था, इनको बेकार में आपने प्रधानमंत्री बना दिया। जी वैसे ही प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, लेकिन बहरहाल लेकिन बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही अच्छे से अपनी बात कहते हैं। अच्छा, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि लोग टीवी पर जब देखते हैं तकरीर तो लोग बंद कर देते हैं कि यार कब तक सुने, छोड़ो यार, बंद करो। ये इस हद तक लोग पहुंच चुके हैं। बहरहाल 75,000 लोगों के पास में नहीं गए, उनको पता है कि कौन थप्पड़ देगा कोई पता नहीं है, इसके मन में क्या होगा, तो इसलिए कटआउट के साथ फोटो लगाए। जनता में जाने से डरने लग गए आजकल मोदी जी। आपने देखा नहीं, पंजाब के पुलिया पे खड़ा होके उनको मैसेज दे रहे कि भाई मेरी जान बच गई। ये बहादुर लोग हैं, आरएसएस बहादुरी सिखाती है। जी, और आप तो नागपुर में हैं, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आरएसएस को, आरएसएस के लोगों को। आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप बहुत ही नजदीक से जानते होंगे। गांधी डरपोक थे, और वो जो आरएसएस के लोग हैं स्वयंसेवक वो बहादुर थे। ये तो हमारी डिक्शनरी बदल रही है। जी। आपको पता नहीं डिक्शनरी के सारे शब्द कैसे कैसे बदल दिए। जनपद ये अंग्रेजी शब्द है, और विस्टा क्या है वो राजपथ। सेंट्रल विस्टा ये हिंदी शब्द है। ये बिल्कुल राजपथ है अंग्रेजी शब्द है, और सेंट्रल विस्टा ये हिंदी शब्द है। तो डिक्शनरी तो बदल रही है, आप लोग नहीं बदलते, आपकी डिक्शनरी, ये दोष आपका है, उनका नहीं। वो जमाना बदल रहा है, सब कुछ बदलेंगे साहब। वो असरानी वाला एक ऐड होता था दूरदर्शन पर, जिसमें वो एक खास बल्ब को बताता था और फिर कहता पूरे घर के बदल डालूंगा। तकरीबन ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि पूरे देश को सब कुछ बदलना है एक खास रंग में। ये आने वाला वक्त बताएगा कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा देश, हमारा संविधान किस हाल में रहता है, किस हाल में बचता है, और क्या देश के लोग संजीदगी से इस पर गौर करते हैं। कब ये आखिर में कुछ हल्की फुल्की बात ये हो गई, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ है समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, हमें आपने वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी का अपना चैनल है, उस पर भी आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में कुछ ऐसे बुनियादी इश्यूज पर वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो उस पर अपलोड कर रहे हैं, जिनमें आपकी रुचि जरूर होगी उसे समझने की। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।